भाई सरदार चौधरी जी, निजाम चौधरी जी, भाई जावेद जी, और भी पिछली मंत्री में भी भाई निकू जी, जो सम्मानित साथी हमारे यहाँ में, उनका आभार प्रकट करता हूँ। भाई अश्वनी जी और भाई बुकाड़िया जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं उसके बाद सभी संतों, गुरु और महापुरुषों को नमन करके, जिनकी वजह से हमें स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला है, मैं उन सभी संस्थापक सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 20 मई 1950 को इस श्री रविदास महासभा को पंजीकरण कर और अपनी मेहनत की कमाई से ये 6 बीघे जमीन लेकर इस छात्रावास को तैयार करने का काम किया। और मैं डॉक्टर ब्रजपाल जी से मौका पर एक बार खड़े हो जाए। डॉक्टर ब्रजपाल जी भी छात्रावास में रहे हैं, ये बड़े गौरव की बात है। इसलिए उन सभी संस्थापक सदस्यों को, माननीय ज्ञानचंद जी जो नंगाल जी के पिताजी हैं, श्री चंद जी, श्री रामजी दास बख्शियान जी जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, श्री खजान सिंह जी, श्री राम स्वरूप ठेकरा जी, श्री संतोष दास जी और श्री आलम सिंह कुटारिया जी, जो इसमें सहयोगी रहे, सरदार प्रीतम सिंह जी, महेंद्र सिंह धीरियान जी, माननीय ठाकुराम जी, डॉक्टर पदम सिंह जी जो ब्रजपाल जी के, डॉक्टर ब्रजपाल जी के पिताजी भी थे। मैं इन सब का मांगेराम जी का, वो टीम जो बनारस गई थी पूरी, मनोज जी के साथ, सतप्रकाश जी का, हमारी बहनों का, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। सम्मानित साथियों, शिक्षा हथियार है। वो आपको बोलना सिखाती है, वो आपको संघर्ष करना सिखाती है, वो आपको अपने और पराई की पहचान कराती है। और भारत की संवैधानिक व्यवस्था में जो तरक्की के रास्ते हैं, यानी कि पढ़ लिख कर ही आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज, पटवारी, सेक्रेटरी, तमाम जो संवैधानिक पद हैं उन पर जा सकते हो। तो मैं तो जब महापुरुषों का जीवन पढ़ता हूं, उनमें भी जब बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन पढ़ता हूं, तो मैं मानता हूं कि अगर उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली होती और वो पढ़ने के लिए विदेश नहीं जाते, तो शायद आज भारत को इतना सुंदर संविधान नहीं मिल पाता। इस संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है। बचे हुए समाज को, ऊंच नीच के व्यवस्था को, छोटे बड़े के भेद को, महिला पुरुष के भेद को, सारे भेदों को अगर खत्म करके सबको भाईचारे के सूत्र में बांधने का काम किया है, तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने किया। प्यारे साथियों, इसलिए मैं शिक्षा के महत्व को समझता हूं। और आप एहसास करके देखिए, जब ये देश को आजाद हुए लगभग 2-3 साल हुए थे और संविधान को लागू हुए 2-3 महीने हुए थे, तब उतने दिन पहले भी इस समाज में ऐसे समाजसेवी, समाज के लिए जान लुटाने वाले महान महान हस्तियां पैदा हुई हैं, जिनकी वजह से ये छात्रावास आगे बढ़ रहा है। तो मेरे जैसे हर व्यक्ति को, इस छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों को, इस छात्रावास के निर्माण में योगदान करने वाले हर एक व्यक्ति को याद रखना चाहिए। आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, बहुत विद्वान हो सकता है, बहुत पैसे वाला हो सकता है, बहुत बड़े पद में हो सकता है, बहुत बड़ा उद्योगपति हो सकता है, उसका कद भी 6-6.5-7 फीट का हो सकता है, उसकी बाजू भी बलशाली हो सकती है, लेकिन अगर वो उसका जीवन किसी के काम ना है या समाज में उसका कोई योगदान ना हो, तो इससे बड़े बड़े पद करके लोग भी समाज
समाज में समाज उनको याद नहीं रखता है। समाज उन्हीं को याद रखता है जिनका योगदान समाज में होता है। अजय जी और भरत राम जी भी यहाँ उपस्थित है लोगों के बीच में, और मैं उनके योगदान की भी सराहना करता हूँ कि जिस तरह से वो अपना योगदान दे रहे हैं। हालांकि मेरे लिए तो हर एक व्यक्ति को शर्माते हैं, चाहे वो संत हो, धार्मिक काम करते हो, चाहे वो सामाजिक काम करते हो, या मुझसे पहले जिन्होंने भी समाज का गरीब कमजोर किसान मजदूर समाज का हाथ पकड़ने का काम किया है, मैं ऐसे सभी महानुभावों का बहुत बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन आज सवाल ये है कि हम क्या जिस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, क्या गरीब अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? अगर ये छात्रावास ना होता, इस छात्रावास ने बहुत कुछ किया है, अगर ये छात्रावास ना होता, क्या डॉक्टर रजपाल जी जैसा सूरज हमें समाज में मिल पाता? अगर ये छात्रावास के जैसे छात्रावास जैसे कुमार छात्रावास है मेरठ में, अगर वो हम पे नहीं होते ऐसे छात्रावास, तो क्या हमारे क्लास में निकाल दिया होता? क्योंकि जिस तरह की आर्थिक स्थिति थी हमारे लोगों की, गरीब किसान मजदूर लोगों की, उनको तो रोटी भी बड़ी खिंची मिलती थी, वो कहां से अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाता? ये विचार की शक्ति है सम्मानित बंधु कि हमने अपने महापुरुषों के विचार को अपने सर माथे में लगाया, और जब बाबा साहब हमें कहते थे कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, हमने एक रोटी तो खाई, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया, उनकी रीढ़ मजबूत करने का काम किया, उनके हाथ मजबूत करने का काम किया। मैं औरत में क्या जाऊँ, मैं अपने जीवन में जब देखता हूँ, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे, पढ़ाने का काम करते थे, उनका हाथ बटाने के लिए मेरी माँ खेत में जाके घास काट के लाके दूध बेच के किस तरह से हमें पालने का काम करती थी। ये मैं मेरे जीवन के सामने, मैं किसी द्रौपदी का बेटा नहीं हूँ, किसी बड़े धर्मसेठ का बेटा नहीं हूँ। मैंने सर में घास धोया, मैं इस बात को जानता हूँ, मैंने सर में लकड़ी ढोई, मैं इस बात को जानता हूँ, मैंने तमाम तरह की जून जाति के अंदर देखा है और सहा भी है। मैंने 16 महीने जेल काटी। मैंने दिल्ली में जाके, आपको याद होगा जब संत स्वामी सतगुरुदास जी महाराज का गुरुगर वहां सरकार के सारे में जो है वो तोड़ने का काम किया, तो वहीं जाके लोहा लेने का काम किया, आपने मेरे हाथ मजबूत करने का काम किया, और वो लेने का काम किया, ये सब आपके सामने। तो मैं तो ऐसे ही बच्चे निकल के आना, और आज मैं महसूस करता हूँ कि जो हासिल पे है वो मेरे लोग देखते हैं, अपने लोग देखते हैं, भाई अमित किसाना जी लोग देखते हैं, ये जो लोग हमारे आगू भाई हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, ये हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, हमें धोखा नहीं देंगे, और हमारी परेशानी को हल करने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे कदों में, ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो समाज किसी को नेता मानता है और उसकी एक आवाज में पहरा देता है, तो उस नेता को कभी भी समाज में गद्दारी नहीं करेगी, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर वो नेता गद्दारी करेगा तो आने वाले किसी दूसरे व्यक्ति को समाज को चंद्रशेखर भाई आपने मुझे पार्लियामेंट में अपनी शक्ति लगा कर दिया। संतों ने जाके वहां अपने मान सम्मान गरिमा को पीछे रखकर प्रचार करने का काम किया, समाज को बताने का काम किया कि उनके लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है, उनके लिए जान की बातें कौन लड़ा रहा है। मैं इसलिए आपका
पर भी कोई अवकाश रखने की कोई सरकार की योजना नहीं थी। मैंने माननीय जी को राष्ट्रीय पर घोषित किया जाना चाहिए, तब जाके सरकार को लगा के जब से बहुत बड़ी मांग कर रहा है, दूसरा मुझे समाज खेती करना पड़ेगा, वरना ये समाज को मैं समझ आएगा, जब हम इसे वोट को अपने को छूट का आवाज हो जाएगा तो फिर जाट करके आपका छूट कर देगा। लेकिन आप ईमानदारी से बताओ, क्या बहुत सारे काम करने होते हैं? क्या आपको कोई नहीं परमिशन मिली?
में आ रही है। तो इनके लिए तो ये है कि ये पैदा ही क्यों हो गए, इनको तो क्या ही पैदा में क्या थोड़ी जिंदगी तो निकल में काम पड़ जाए। तो जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है स्वाभिमान सम्मान से जीना, बड़ी बात है हक अधिकार के साथ। वरना ऐसे तो जानवर भी जीवन जी रहे हैं। प्यारे भाइयों, आप में तो दिमाग है, मेरी बहनों माओ, आप में तो बुद्धि है, आप अच्छा चीजों को समझते हैं। चीटी के पीछे चलती नहीं चलती, चीटी समझते हो, चीटी के पीछे चलती है। घरों में देखा होगा ना, चीटी चलती है, उसके पीछे सारी चीजें चलती है। मधुमक्खियों से भी लोग टकराने से डरते हैं। एक मधुमक्खी को छेड़ दो तो सारी मधुमक्खी आके खड़ी हो जाती हैं। मधुमक्खियों से भी टकराने का काम नहीं करते हैं। और भेड़ भी भेड़ के पीछे चलती है। उनको लोग जानवर कहते हैं, पशु पक्षी कहते हैं। हम तो इंसान हैं, हमको नहीं पता चलना किसके पीछे चलना चाहिए, किसके साथ चलना चाहिए, हमको नहीं पता है। ये मुस्लिम भाई बैठे हैं, किस तरह का जुल्म यहाँ इस सरकार में मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो किसे छुपा है क्या? किस तरह का जुल्म हो रहा है? हमारे साथी कोशिश करते हैं न्याय मिल जाए, लेकिन न्याय मांगने को नहीं मिलता। मैं आपको भी कह रहा हूं, इधर जाओ उधर जाओ, कोई कुछ नहीं बदलेगा। सही जगह आ जाओगे तो सब कुछ बदलेगा। मैं बता आपको समझा। प्यारे साथियों, मैं भी इस छात्रावास का सदस्य हूं। इसे छात्रावास का, ये छात्रावास में आप लोग हैं। जो संस्था हमारे बुजुर्गों ने बनाई है वो सब आपके सामने है, और हम सबको मिलकर इसका सदस्य बनना चाहिए। इसको आगे बढ़ाने के जनपद बागपत में 244 गांव हैं। प्रत्येक गांव से कम 10-10 सदस्य आने को फिर बताएंगे। दिमाग क्या मैं दो चीजों का जिक्र करूंगा और ये आपको समझ आएगा। मैंने पार्लियामेंट में पॉलिसी की बात की, एजुकेशन पॉलिसी कि शिक्षा का बाजारीकरण कैसे रुकेगा, शिक्षा गरीबों के हद में कैसे आएगी। आप भी सुनिए, मैंने कहा है कि जो पॉलिसी बना रहा है और जो उसको लागू करा रहा है, यानी कि जो हमारे संवैधानिक पद हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, राष्ट्रपति जी से लेके और गांव के पंचायत के मेंबर तक, इसके बीच में जितने पद आते हैं, इसके बीच में प्रधान आता है, चेयरमैन आता है, पार्षद आते हैं, सभासद आते हैं, जिला पंचायत के मेंबर आते हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष आते हैं, ब्लॉक के प्रमुख आते हैं, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं स्टेट के, फिर मुख्यमंत्री आते हैं, राज्यपाल आते हैं, फिर सेंटर के मिनिस्टर आते हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, राष्ट्रपति जी आती है। ये संवैधानिक पद है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे ही सरकारी अधिकारी, जिसमें हमारे पुलिस के भाई भी आते हैं, दरोगा जी भी आते हैं, सीओ साहब भी आते हैं, हमारे एसपी साहब भी आते हैं, एसपी साहब भी आते हैं, तमाम साहब आते हैं, जिनके जो बेचारे अगर अच्छे बन जाए, अच्छा काम करे तो जनता आराम से चैन खुश हो सकती है। जैसे सीमा पर हमारे जवान जब देश की रक्षा के लिए डटे रहते, तभी तो हम यहाँ सो पाते हैं, आराम से सो पाते नहीं सो पाते। अगर ये भी बिना किसी प्रेशर के इनको भी ये भी निष्पक्ष काम करने लगता है, फिर जुर्म जाती आती तो यही खत्म हो जाए। तो जितने हमारे ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, जितने हमारे जनप्रतिनिधि है, जितने हमारे पूंजीपति है, उन सबको के बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्तर में होनी चाहिए। पॉलिसी बनाने वाला पॉलिसी को लागू करेगा। आप सोचो जिस कक्षा में, सोचो कक्षा 5 में एक कुर्सी पे डीएम साहब का बेटा बैठा है, दूसरी पे एसएसपी साहब का बेटा बैठा है, तीसरी पे आपके मेरे परिवार का मजदूर किसान का बेटा बैठा हुआ, सफाई कर्मचारी का बेटा बैठा हुआ, संविदा कर्मी का टीचर का बेटा बैठा हुआ। उस स्कूल में बताओ पढ़ाई 1 नंबर की होगी नहीं, क्या बता होगी नहीं होगी? जब अपने हित जुड़े रहेंगे, जब अपने बच्चों के भविष्य में बात आएगी तो बिल्डिंग भी अच्छी होगी, पंखे भी लगेंगे, एसी भी लगेंगे, कूलर भी लगेंगे, और किताबें भी स्कूल से मिलेगा। आज क्या है, प्राइवेट